Hello. So good morning to one and all. So today we will start. हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन टेक्निक्स फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान. ठीक है. देखो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़े थे. ठीक है. अभी हम लोग क्या बोलते हैं आगे के मेथड्स पढ़ेंगे. आगे 3-4 मिनट कुछ बाकी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे. ठीक है. तो उसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो आज 4 मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके. या सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये सब चीजें पढ़े थे हम लोगों ने. ठीक है. ये पढ़ लिया था हम लोगों ने. अरिथमेटिक इंक्रीज पढ़ा था, फॉर्मूला देखा था, फिर बाद में उसका न्यूमेरिकल देखा था, सॉल्यूशन. ठीक है. उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, न्यूमेरिकल देखा था. ठीक है. उसके बाद इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, न्यूमेरिकल देखा था. ठीक है. सॉल्यूशन. डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, न्यूमेरिकल देखा था. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आज का इट इज अ सिंपल ग्राफिकल मेथड. ये भी एक शॉर्ट टर्म मेथड होता है. ठीक है. देखो, इसको करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सामने आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. द मेन थिंग यू हैव टू सी ओवर हियर इज कि आपको पॉपुलेशन का कुछ डेटा सेंसस से. ठीक है. सेंसस से आपको पॉपुलेशन का फ्यू डिकेड्स का डेटा आपको करेक्टली प्लॉट करना है. ठीक है ना. आपको ये डेटा प्लॉट करना है एक ग्राफ पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ बनाया. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ग्राफ बनाया. ठीक है. सो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा, टाइम लाइन रहेगा, टाइम इन इयर्स. जैसे फॉर एग्जांपल 1930, 1940, 1950 रहेगा. इसमें आपका पॉपुलेशन रहेगा, इसमें आपका पॉपुलेशन रहेगा. ठीक है. इसमें आपका पॉपुलेशन रहेगा. तो आप जब ग्राफ को प्लॉट करोगे, जो ग्राफ है टाइम जो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, पॉपुलेशन आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ठीक है. टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन वेरी करेगा. ठीक है. अब देखो पॉपुलेशन जब आप ग्राफ बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपको ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा. मतलब कुछ भी आपको हर पॉइंट से ग्राफ को पास करवाना है. ठीक है. जैसे हमने ग्राफ को पास करवा लिया. ठीक है. तो आपको अगर फ्यूचर में कितना होगा, फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूंगा फ्यूचर में 2021 का पॉपुलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो आप इस ग्राफ में अगर ग्राफ को एक डॉटेड लाइन को प्रिंट करोगे ऐसे, और ये जो 2021 जैसे पहुंच गया, तो यहाँ पे उसको मार्क करके यहाँ पे इसको ये जो ऑर्डिनेट यहाँ पे आपका रहेगा, वो आपको पॉपुलेशन दे देगा. ठीक है. तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? उसके लिए आपको इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगता है ग्राफ जो रहता है, ग्राफ ग्राफ प्रॉपर किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. तो वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए. ठीक है. अगर उसका नॉलेज प्रॉपरली अगर आपको है, तो इस तब आपका जाके वो प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू रहेगा. एंड इसमें एक चीज ये होता है कि इसमें एक्यूरेसी जो होती है वैल्यूज की, वो थोड़ी सी कम होती है, प्रिसिजन थोड़ा सा कम होता है. उसका रीजन ये होता है, इसके लिए कम होता है क्योंकि ये जो होता है इसमें अनसर्टेनिटीज एंड एरर्स जो होता है वो काफी ज्यादा रहता है. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि बेस्ट वे इसका ये होता है कि आप ऐसे कुछ सिटीज के साथ कंपेयर करो उसका ग्रोथ रेट. ठीक है. जिनका ग्रोथ रेट जो सिमिलर पैटर्न में हुआ है. ठीक है. उनके साथ कंपेयर करके आप ये कर सकते हो. तो उसको इसका एक और एक्सटेंशन आता है ग्राफ का, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल कंपैरिजन मेथड. जैसे अपन क्या करते हैं कि सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी ये मान लो. ठीक है ना. तो ये भी अगर सेम ग्रोथ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उनका एवरेज लेके हम वही ग्राफ पैटर्न को दूसरा उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर सिटी के लिए. ठीक है. दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्राफिकल मेथड. तो इसका एक प्रॉब्लम हम लेते हैं. देखो फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपका ये एक ग्राफिकल मेथड है. तो आपको डेटा दिया गया है. ठीक है. 1940, 1950, 1960, 1970 इसका पॉपुलेशन आपको देके रखा हुआ है. ठीक है. कैलकुलेट द प्रोबेबल पॉपुलेशन इन द ईयर 1980, 1990 एंड 2000. ठीक है. आपको ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. बाय यूजिंग, यू हैव टू यूज द ग्राफिकल मेथड. तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए यू हैव टू डू दिस थिंग. ठीक है. कुछ नहीं करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ वही करना है. आपको ईयर जो लेना है, ईयर आपको एक्स एक्सिस में लेना है, पॉपुलेशन को वाई एक्सिस में लेना है, आपको ग्राफ को प्लॉट करना है. दिस इज वन ऑफ द सिंपल मेथड. ओके. तो आप जाओगे आगे, देखो ये आपका एक ग्राफ हो जाता है. ठीक है. तो ये आपका पॉपुलेशन है, ये आपका टाइम है. ठीक है. देखो ये ग्राफ को पास करना है. देखो 1940 में 8000 है, तो 8000 यहाँ आ गया. 1950 में 12000 है, तो यहाँ आ गया. 1960 में इस ग्राफ को ध्यान मत दो. ठीक है. ये ग्राफ में ये इस ग्राफ को ध्यान मत दो. ठीक है. इस ग्राफ को ध्यान मत दो. मैं बताऊंगा आपको ध्यान कब देना है इसमें. ठीक है. तो ये आ गया.
उसके बाद आपका 1970 में ये आ गया, ठीक है, 1970 में 24,000 कुछ है, ठीक है, 1980 में ये आ गया, ये 1980 का है, 1990 और 2000, ठीक है। देखो आपको चार डेटा दिया है, 1940, 50, 60, 70, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको आगे का अगर पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करना है तो आपको ये ग्राफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये ग्राफ एक्सटेंड कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो आपको एक सिमिलर सिटी जो है, सिमिलर सिटी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सिमिलर सिटी एक्स मान लो है, ठीक है। तो सिमिलर सिटी का जो प्रोजेक्शन है उसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लो, उसका ग्राफ भी आप प्लॉट कर लो, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि आपको ये ग्राफ जिस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, देखो यहाँ पे आपने दिखा है 1970, 1980, 1990, ठीक है। तो ये ग्राफ के पैटर्न अपने फॉलो कर लिया, ठीक है। अब क्या करने के आपको, अभी ये जो लाइन है ना, ठीक है, 70 के बाद से, ठीक है, तो आपको इस लाइन के पैरेलल एक बनाना है, ठीक है, ठीक है। एंड जो जहां पे आप ये इंटरसेक्ट किया उसकी वैल्यू निकाल लो ऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो आपको 1970, 80, 90 जो आपका एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें काफी अनसर्टेनिटीज हो सकती है, शायद वैल्यू जो अपन अरिथमेटिक इंक्रीज, ज्योमेट्रिक इंक्रीज से वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो प्रॉपर होता है कि नहीं होता है, so, उसका भी एक काफी ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड। आप लोग ये भी कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, आप इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, 2021, 31, 41 इसका भी पॉपुलेशन जो है आप ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। ये भी कर सकते हो, कोई भी मेथड से कर सकते हो ग्राफिकल मेथड से, बट ग्राफिकल मेथड से अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा रहती है उसमें, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो दिस मेथड ये होता है, कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ये भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस वजह से सेंसस पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज इज ऑलरेडी डेवलप्ड इन सिमिलर प्लॉट कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सेंसस पॉपुलेशन जो सिटीज है, जो ऑलरेडी जो पहले से इस तरह का ग्रोथ पैटर्न जो है जो फॉलो करता आया है, ठीक है, तो उनके ग्राफ्स को आपने प्लॉट कर लिया एक जगह पे, ठीक है। फिर बाद में जब कर्व ऑफ द पास्ट पॉपुलेशन सिटी अंडर कंसीडरेशन, तो अपन ने जो सिटी कंसीडर किया है तो उसका भी अपन ने जो पास्ट रिकॉर्ड दिया है उसको भी अपन ने प्लॉट कर लिया, ठीक है। फिर बाद में इस कर्व को अपने को एक्सटेंड करना है, कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ सिमिलर सिटीज विद सिमिलर कंडीशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो उनका जो कंडीशन जो रहेगा उनके हिसाब से, उनका जो एवरेज मीन कर रहेगा जो भी रहेगा उनके हिसाब से अपन ने कर्व उस कर्व को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करके अपने को क्या मिलेगा, एक्सटेंड करके अपने को मिल जाएगा एक फ्यूचर में जो पॉपुलेशन का वो, ठीक है। The advantage of this method is that the future population can be predicted from the present population even in the absence of some past census record. मतलब कि अगर मान लो कि अपने पास एक सिटी है, अगर उस सिटी अगर पास्ट सेंसस में डेटा भी अगर नहीं है तो भी अपन इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, उसका अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है, दैट इज द कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, ठीक है। देखो, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू सिटी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू सिटी एक्स 1970, 1980, 1990, 2000, ठीक है। इसमें आपको पॉपुलेशन की वैल्यूज दी हुई है 20, 32,000, 43,000, 50,000। The cities A, B, C and D were developed in the similar condition as city X, ठीक है। तो ये cities जो है A, B, C, D जो है, ये सब ये cities है, ये city X के तरह ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है। Now it is required to estimate the population of the city X. So हमको city X का पॉपुलेशन निकालना है कब, 2010 में निकालना है और 2020 में निकालना है। तो अपने पास 1970, 2000 तक डेटा है। तो 10 में पॉपुलेशन कितनी होगी, 20 में पॉपुलेशन कितनी होगी, वो अपने को निकालना है सिटी X के लिए, राइट। उसके बाद में क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज A, B, C ऑफ द डिफरेंट डिकेड्स, उनकी डिफरेंट डिकेड्स की उनकी डेटा दी हुई है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिटी A जो है, सिटी A का 50,000, 62,000, 72,000, 87,000 कब, 1960 में, 1970 में। तो 1960 की वैल्यू ये है, 1972 की वैल्यू ये है, 1980 की वैल्यू ये है और 1990 की वैल्यू ये है, ऐसा मतलब है, ठीक है। तो 87,000 समझ में आया आप लोगों को। इन सिटी भी का भी सेम 50,000, 58,000, 69,000, 76,000 वो आपके डिकेट में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद सिटी सी का दिया हुआ है 50,000, ये उनकी डेटा दी है 1964, 1970, 1980, 1988, ठीक है। सिटी डी में जो है 50,000 की जो वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज आपके 1961, 1960, 73, 1982, 1988, ठीक है। ये वैल्यूज की डेटा आपको प्रोवाइड की है सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी और सिटी एक्स का भी डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। और सिटी एक्स का आपको इन ग्राफ को मदद रखते हुए आपको 2010 और 2020 का आपको पॉपुलेशन निकालना है कितना है, ठीक है।
This is a comparative graphical method, right? Let's move forward. Okay, so this way you have to solve the question. ठीक है, आपको ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ बनाना, देखो सिटी है, तो सिटी ए का डेटा आपके पास है, तो आपने सिटी ए का डेटा यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ये सिटी ए का है, ठीक है। फिर सिटी बी का डेटा आपके पास है, तो सिटी बी का डेटा आपने प्लॉट कर लिया। सिटी सी का डेटा है, तो सिटी सी का डेटा प्लॉट कर लिया। सिटी डी का डेटा है, प्लॉट कर लिया, प्लॉट करना है, ठीक है। फिर सिटी एक्स का डेटा भी प्लॉट कर लिया आपने, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपने ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया। अब करना क्या है आपको बच्चे, इसमें आपको ना एक मीन निकालना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए का, तो ए का जितना भी लास्ट में, जितने लास्ट में जैसे ए का लास्ट में ये और ये, इन सब का आपने ऐड करके इसका मीन निकाल लिया, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो बीच में आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन ने ऐड कर दिया, यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएगी। ऐड करके एवरेज लेना, ठीक है ना। तो आपको मीन एवरेज कर्व मिल जाएगा, तो आपका मीन एवरेज कर्व कुछ इस तरह से रहेगा, जो इनके इन तीनों की बीच में ऐसे पास होगा। एवरेज निकालना है, जितनी वैल्यूज दी हुई है ना, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी का, तो उनका आपको एवरेज लेना है। वो एवरेज लेके आपका मीन कर्व आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपका ये मीन एवरेज आ जाएगा। तो मीन एवरेज कर्व का जो आपने इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इसी मीन एक्सटेंड, जो मीन जो आपका कर्व है, इसके पैरेलली आपने यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलली अपने कर्व को ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो आपको भी 2010 का चाहिए, तो 10 का आपने यहाँ पे वैल्यू देख लिया, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, वो आपकी हो जाएगी 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2010 की। 20 का चाहिए तो 20 का आपने ऐसा कर दिया, और यहाँ पे ऐसा मार्क कर लिया, तो 2020 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके ग्राफ को, आपको एक्स सिटीज का, सिटी एक्स का जो है, सिटी एक्स का 2010 में, इन 20 में, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी सिटी एक्स की 2020 में एक जगह की 58,000 और एक जगह आएगी कितनी 68,000, ठीक है। जाएगी 2010 और 2020 में। जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे you have to solve the problem. There is a comparative graphical method. So I hope so that everyone understood about this, ठीक है। आपको सबको पता चल गया होगा कि क्या होता है comparative graphical method, ठीक है। और मुझे लगता है कि दैट ये चीज आपने शायद पहले पढ़ी नहीं होगी, शायद आप पहली बार पढ़ भी रहोगे इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अब देखो मास्टर प्लान मेथड, ठीक है। मास्टर प्लान, देखो मास्टर प्लान क्या होता है। मास्टर प्लान, हम एक सिटी बनाते हैं, सिटी। तो सिटी में क्या होता है, सिटी में फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सिटी एक है, ठीक है। ये मान लो एक स्क्वायर में सिटी है, ठीक है। हम सिटी को क्या करते हैं, सिटी को 4-5 जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4, ठीक है। ये मास्टर प्लान मान लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 में हम बोलते हैं जोन नंबर 1 में कितने लोग हैं। जोन नंबर 1 जो है ये मान लो रेजिडेंशियल है। जोन नंबर 2 जो है ये कमर्शियल एरिया है। जोन नंबर 3 जो ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, और जोन नंबर 4 आपको मान लो साइलेंट एरिया है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे 4 जोन है, ठीक है। तो आपने 4 जोन है, फिर इस मास्टर प्लान को डेवलप किया, और फिर इस मास्टर प्लान से आपने क्या किया, इस मास्टर प्लान से आपने निकाला कि इस जगह की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर्सन्स पर किलोमीटर, ठीक है। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इसकी यूनिट होती है। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये किसकी यूनिट होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, अपन बहुत जगह क्या करते हैं कि जो सिटीज जो डेवलप नहीं होती है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, फॉर एग्जांपल एक सिटी है, अगर मेरे को उसको मेट्रोपॉलिटन बनाना है, बड़ा सिटी बनाना है, तो जल्दी जल्दी तो होगा नहीं ना। तो उसके लिए अपने क्या करें, उसको हमको प्लान करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो कि होता है मास्टर प्लान होता है, ठीक है। तो मास्टर प्लान में क्या करते हैं, मास्टर प्लान जो होता है वो 25 से 30 साल के लिए बनाते हैं उसको, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्री, तो हम उसको वेरियस जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को फिक्स करते हैं उसको हर जोन का, ठीक है। और इस पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या कर सकते हैं, जो टोटल वाटर डिमांड हो सके निकाल सकते हैं, वेस्ट वाटर जनरेशन निकाल सकते हैं, या एमएसडब्ल्यू जनरेशन निकाल सकते हैं, जितना हुआ, ठीक है ना। तो फॉर दैट जोन कैन बी वर्कड आउट, ठीक है। तो वेरी इट इज वेरी इजी टू एक्सेस द प्रिसाइजली डिजाइन पॉपुलेशन। तो हम लोग पॉपुलेशन को डिजाइन कर सकते हैं, हमको बस पॉपुलेशन डेंसिटी को असाइन करना है, ठीक है ना। आपको अगर मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, ये जोन नंबर 1 है, तो ये जोन नंबर 1 कितने एरिया में फैला हुआ है वो आपको निकालना है, ठीक है। कितने एरिया में फैला हुआ है आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। अब उस जोन में कितने लोग रहते हैं, तो वो आप अगर सेंसस से निकाले तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिल जाएगा। आपको जब एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल में पॉपुलेशन डेंसिटी दिया होगा, देखो ये आपका टेबल है, एक कॉमन टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज है, ठीक है। अगर रेजिडेंशियल लार्ज फैमिली लॉट रहते हैं तो उसमें 10 to 40 पर्संस पर हेक्टेयर रहेंगे। स्मॉल लॉट सिंगल फैमिली में 40 to 90 रहेंगे, मतलब कि एक हेक्टेयर में 40 लोग रहते हैं, मतलब एक, मतलब हर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। एक हेक्टेयर का मतलब होता है
10,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो हर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में आपके 40 लोग रहेंगे, हर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में 90 लोग रहेंगे। मल्टीपल फैमिली क्वार्टर में 90 से 250 रहेंगे, ठीक है। टेनेमेंट हाउस, टेनेमेंट का मतलब क्या होता है? टेनेमेंट का मतलब होता है यहाँ पे रेंट पे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल रहता है, हॉस्टल रहेगा, या आपका जो भी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, या लॉजेस वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो आपका 250 टू 3500, बल्कि हर एक सेक्टर में 250 से 2500 लोग रहेंगे उसमें, ठीक है। फिर कमर्शियल एरियाज में 40 से 75, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज में 10 टू 40, ठीक है। पार्क्स प्लेग्राउंड में 25 टू 140। तो ये कुछ जोन्स आपके हैं, और इन जोन में ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जब भी आपको याद रखना है, जब भी आपको अगर पॉपुलेशन डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आपको बोला, ठीक है ना, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई व्हिच मेथड, यू हैव टू अप्लाई द मास्टर प्लान मेथड। तो मास्टर प्लान मेथड आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देगा। मास्टर प्लान जो आपका रहेगा, इट इज अ प्लान, एंड प्लान में एवरी यूनिट इज द किलोमीटर स्क्वायर, और वहां पे सब चीज जो रहेगा आपका एरिया के फॉर्म में रहेगा, है ना। बोलेगा ना, आप लोग प्लान बनाते हो ना, आप लोग प्लान बिल्डिंग टेरिटरी में, बिल्डिंग प्लान बनाते हो, आपको क्या रहता है, आप जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो मीटर में होता है 3 मीटर बाय 2 मीटर, 4 मीटर बाय 5 मीटर, ये रूम की 3 मीटर बाय 2 मीटर है, ये 5 मीटर बाय 2 मीटर है, ठीक है ना। सो दैट मीटर, तो मीटर यूनिट आ गया, तो वो क्या हो गया कि आपका एरिया मिल जाएगा ना वो। सो दैट एरिया कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना। सो आपको इसलिए एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी भी एरिया आता है, एंड whenever एरिया कम्स, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है कितना है, ठीक है ना। तो हमको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा, एंड जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा तो व्हिच मेथड यू शुड यूज, यू शुड यूज द मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड यू कैन यूज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, logistic curve method, and listen, one thing, that this method is very important method, ठीक है, काफी important method है, and आज के जमाने में we use this method oftenly, ठीक है, इसको काफी oftenly हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कैसा है कि ये जो चीज है, ये लॉन्ग टर्म मेथड जो हमारा होता है, लॉन्ग टर्म मेथड का सबसे बड़ा मेथड ये जो चीज है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ये मेथड जो है, इसको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। अगर कोई सस्टेनेबल सिटीज है, कोई सिटी बहुत ग्रो हो रहा है एंड इसकी पॉपुलेशन सैचुरेट होने वाली है, ठीक है, उसके लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ्स, डेथ्स, migration takes place under normal situation and is not subjected to external changes like epidemic, war, earthquake or any other disaster, etc. ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे जगह पे मान लो कि बर्ड्स हो रही है, डेथ्स हो रही है, पीपल्स माइग्रेट कर रहे हैं रूरल अर्बन में, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है, और कभी भी जो वॉर, अर्थक्वेक और डिजास्टर होता है तो उसको अगर इफेक्ट नहीं करता है, सो इन दैट केस यू विल यूज दिस लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है। काफी बर्ड्स हो रहे हैं, काफी डेथ्स हो रहे हैं, माइग्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को पॉपुलेशन निकालना है, काफी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा भी सकता है बाद में वो पॉपुलेशन सैचुरेट कर जाए, सो देन वी विल यूज दिस लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है। The population follows the growth curve characteristic of living things within the limited space and economic opportunity. And if the population of a city is plotted with respect to the time, अगर हमने ऐसा population plot किया, तो मान लो ये population है, ये time है, तो उसकी जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ वो ऐसे S shaped curve बनाएगी, ऐसे S shaped curve बनाएगी। पहले वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करके बाद में वो सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज एस शेप्ड कर्व, एंड दैट एस शेप्ड कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट एस शेप्ड कर्व इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। अब देखो ऐसा, अब देखो यहाँ पे ऐसा है, ये हो गया, तो ये आपका पॉपुलेशन है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो आपने जब ग्राफ को प्लॉट किया, तो ग्राफ पहले ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज करेगा। अब देखो ये ग्राफ में जो जेके पोर्शन है, ठीक है, ये जो जेके पोर्शन है, जेके, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब कि डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू केपी, ठीक है, डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू केपी, और आपने अगर इसको सॉल्व किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, एक आएगा डीपी, आपने इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, तो आपका आ जाएगा ln ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस सी, ठीक है, kt प्लस सी। आपने फिर सी को निकाला तो ln क्या आएगा, p एट t इक्वल टू 0, p इक्वल टू p0, तो आपका आ जाएगा p अपॉन p0, p अपॉन p0, आपने तो पूरा सॉल्व कर लोगा, तो आपको मिला p अपॉन p0 इक्वल टू e रेज टू kt, ठीक है, e रेज टू kt आ जाएगा। इसका मतलब आपका p इज इक्वल टू p0 e रेज टू kt, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चे, इसमें इसका मतलब ये होता है कि ये जो जेके कर्व है ना, जेके कर्व, इसमें ऐसा होता है कि जब पहला पॉपुलेशन जब बना, एक
कम्युनिटी स्टार्ट हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी थी, बाद में पॉपुलेशन कैसे हुई, पॉपुलेशन बढ़ती रही, मतलब कैसे बढ़ती रही, एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही, एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है ना कर्व, ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियली वो ग्राफ क्या रही, एक्सपोनेंशियली वो ग्राफ बढ़ती रही। बाद में ऐसा हुआ ग्राफ में, इसमें बाद में ऐसा हुआ कि इसमें जो है फॉर एग्जांपल फ्रॉम के टू एम, ठीक है, फॉर के फ्रॉम के टू एम, ठीक है, फ्रॉम के टू एम अगर आप देखोगे, ठीक है, फ्रॉम के टू एम, तो के टू एम में आप ये देखोगे कि आपका जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ, ठीक है, वो लीनियरली वेरी करता है, लीनियरली ऐसे वेरी करेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका डीपी बाई डीटी जो होता है, रेट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ रहता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है आपका, वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो जो आपका डीपी बाई डीटी इज इक्वल टू सी, अपन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, डीपी बाई डीटी अपन ने इसको इंटीग्रेट किया था, फिर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है ना, सो दैट अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो आपका होता है, वो आपका इसमें होता है, मतलब अरिथमेटिकली ग्राफ का इंक्रीज होता है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या होगा, बाद में जो पोर्शन mn रहता है, mn, ठीक है, इसमें आपका क्या रहता है, इसमें mn में, ठीक है, डीपी बाई डीटी रहता है, वो पीएस माइनस पी के थ्रू वेरी करता है। पीएस क्या होता है, पीएस आपको होता है सैचुरेटेड पॉपुलेशन होता है, क्या होता है आपका सैचुरेटेड पॉपुलेशन होता है, और पीएस और पहले पी था तो उसको अपने सबस्ट्रैक्ट कर लिया, तो पीएस माइनस पी से आपका ग्राफ प्रोपोर्शनल रहेगा, डीपी बाई डीटी, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन रहेगा, इसका जो इक्वेशन है, ये पार्ट का इक्वेशन रहेगा, ठीक है, तो ये आपका जो रहता है, ये आपका जो वेरी करता है, ये आपका लॉजिस्टिक कर्व होता है, ये आपका लॉजिस्टिक कर्व होता है, इसको पूरे का अगर आपने ऐड कर दिया तो ये टोटल इक्वेशन ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। सो इसका जो इक्वेशन था, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो टोटल जो पूरा इक्वेशन, ये जो कर्व का इक्वेशन था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेरनहर्स्ट, ठीक है, हमें ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, वेरनहर्स्ट नाम, इसका नाम था, 1845 में एक मैथमेटिशियन था ये वेरनहर्स्ट, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने एक इक्वेशन दी थी, एंड इसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के, तो उसका डेरिवेशन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। So this is about the logistic curve, ठीक है। So ये आपने देखा होगा, तो इसमें देखो सब चीज आ गया, एक्सपोनेंशियल अभी आ गया, अरिथमेटिक इंक्रीज भी आ गया, ज्योमेट्रिक इंक्रीज भी आ गया, अरिथमेटिक इंक्रीज भी आ गया, और आपका इसमें लॉजिस्टिक कर्व भी आपका इसमें आ गया, ठीक है। देखो लॉजिस्टिक कर्व का जो इक्वेशन होता है, तो वो बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज हमें याद रखना, ये होता है एल, जो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ये एल पॉइंट है, देख रहे हो यहाँ पे, ये एल पॉइंट, दिस एल पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, एंड डेफिनेटली बता रहा हूँ कि डेफिनेटली इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एमसीक्यू बैठा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद को करना है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने जितने फिगर में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फिगर में जितना भी लिखा है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, अभी ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन को बताने का भी मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड ले देता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड लेके उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था डीपी बाई डी जो आपका होता है, ठीक है, डीपी अपॉन डी जो होता है, जो लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी, where ps is what, ps is the saturated population and p आपको होता है population at time t, population at time t at a particular instant of time, right, ये आपकी होती है। अभी आपका ये तो आपको ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको ये चीज करना है कि इसका जो इक्वेशन रहेगा टोटल लॉजिस्टिक कर्व का, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जे टू पॉइंट एम, वो पूरा लॉजिस्टिक कर्व होता है, तो उसका इक्वेशन पूरा सॉल्व करके एक साइंटिस्ट, हमने उसका नाम लिखा हुआ है वेरनहर्स्ट करके, एक मैथमेटिशियन था, दैट वी हैव वेरनहर्स्ट, एक मैथमेटिशियन था, उसने एक इक्वेशन लिखा, उसने एक इक्वेशन को डिराइव किया, एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखा, डीपी बाई डीटी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एक वेरनहर्स्ट नाम का पीरी वेरनहर्स्ट साइंटिस्ट था, तो डीपी बाई डीटी इज इक्वल टू व्हाट, डीपी बाई डीटी इज इक्वल टू के, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के पी अपॉन पी एस, ठीक है, के पी अपॉन पी एस इंटू पी एस माइनस पी। सो ये वेरनहर्स्ट ने इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन जो था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया किसने, वेरनहर्स्ट ने, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया वेरनहर्स्ट ने, एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसको ऐसे में लॉजिस्टिक कर्व, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन और द लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पर्टिकुलर कर्व, ठीक है। अभी ये हो गया उसका इक्वेशन। अभी उसने क्या किया कि अभी क्या करना है आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये डीपी है ना, तो पी यहाँ पे एक है, तो आपको पी को सेपरेट करना पड़ेगा, समझ में आया, पी को सेपरेट करना पड़ेगा, और डी को इधर ले आना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, डीपी अपॉन डीपी अपॉन डीपी अपॉन पीएस माइनस पी, ये पीएस माइनस पी नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है, पीएस माइनस पी, ठीक है, और ये पीएस माइनस पी, ठीक है, इंटू पी, ठीक है, इंटू पी होगा, और ये पीएस ऊपर चला जाएगा ऐसे, सो पीएस हो जाएगा ये, ठीक है, सो पीएस डीपी अपॉन पीएस माइनस पी इंटू पी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के डी टी। अब वो करना क्या है इसमें, अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हो ना, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अभी करना क्या है आपको, देखो ये तो यहाँ पे ये तो निकल जाएगा के डी के टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे के टी प्लस सी, ये तो आपको पता चलेगा, ये तो आपको आ जाएगा, ठीक है, के टी प्लस सी, ठीक है। मैं इसको वापस एक मिनट क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ये हो गया। अब देखो पी एस अपॉन, मैंने जो वहां पे लिखा था पी एस पी इंटू पी एस माइनस पी, और ये आपका आएगा डीपी, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के डी टी, ठीक है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना, अब देखो इसकी वैल्यू जो है कि जो ये पी है, ये पी एस माइनस पी है, अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपने एक नाम सुना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये क्या है, आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं बता देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो कैसा, देखो ये पी, देखो मैं ये पी एस अपॉन पी इंटू पी एस माइनस पी, ठीक है, इसको मैं पी एस माइनस पी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी एस माइनस पी, ठीक है, ये होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ बी अपॉन पी एस माइनस पी, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ऐसे निकालनी है जिससे आपकी वैल्यू जो है पी एस आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं और बी की वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन जो है वो इसके से आ जाएगी, ठीक है, तो दैट्स व्हाई ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर लूंगा, तो आपका ऐसा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डीपी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी एस माइनस पी डीपी। देखो इतना तो पता हो ना, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं रहा, मैं इसको डीप में पढ़ाने जाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन को, तो वो मैथ्स का क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैथ्स क्लास, ये तो आपको पता ना, ए अपॉन पी करते हैं, बी अपॉन पी में पी एस माइनस पी करते हैं, आपको ए की और बी की ऐसे रखनी है जिससे आपकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर नॉर्मल इक्वेशन द्वारा, ठीक है, इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ के dt, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डीपी क्या होता है, ln ऑफ p, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ p प्लस ln ऑफ ps माइनस p, ठीक है, इज इक्वल टू kt प्लस c, ठीक है, kt प्लस c। अब देखो इसमें आपको करना क्या, अभी इसमें आपको करना ये है, अभी आपको सॉरी ये माइनस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो आप ln ऑफ ps माइनस p करते हो ना, ln ऑफ ps माइनस p जब करते हो आप, ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंटीग्रेट करते हो ना इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, ये तो पता होगा ना आपको। देखो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखो यार, मैथमेटिक्स आपको पता होगा, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं है, ln ऑफ ps माइनस p आता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, ये अगर पता नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपने इंजीनियरिंग में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। डेरिवेटिव निकालने नहीं आता, डिफरेंशिएशन निकालने तो नहीं आता, तो देन फिर कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, ठीक है। तो मैं माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ln ऑफ ps माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू माइनस kt प्लस माइनस kt माइनस c। आपको c की निकालनी है, आपने ग्राफ में देखा होगा, तो अपने बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, p इज इक्वल टू व्हाट, p इज इक्वल टू
P0, ठीक है, ये अपन ने इक्वेशन लगाया। तो अपन ने P को P0, ये P है, इसको P0 डाल देंगे और T को 0, तो C की वैल्यू माइनस C की जो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ln ऑफ PS माइनस P0 अपॉन P0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी माइनस C की, तो ये माइनस C की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा। तो माइनस C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ln ऑफ PS माइनस P0 अपॉन P0, ठीक है। उसको मैं अगर वहां लेके जाऊंगा, ठीक है, इसको मैंने वहां पे अगर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगी ln ऑफ PS माइनस P, ठीक है, PS माइनस P अपॉन P, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या P0 PS माइनस P0, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ग्राफ बन जाएगी, इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, PS माइनस P0, ठीक है, और इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। और अगर आप नेचुरल लॉगरिथम को चेंज करना है तो उसको क्या जाएगा, तो आप पे ये PS माइनस P अपॉन P, P0 अपॉन PS माइनस P0 e रेज़ टू माइनस KT हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आपकी इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। सो PS बाद में आपकी इक्वेशन आएगी PS अपॉन PS माइनस P अपॉन P, ठीक है, अपॉन P इंटू P0 अपॉन PS माइनस P0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, समझ में आया बच्चे, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस KT, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी, अब अपने से इसको P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या करो अभी आप लोग, तो PS माइनस, तो ये जो एंटिटी है इसको वहां पर ट्रांसफर कर दो। तो PS माइनस P, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल ट्रांसफरिंग है, कुछ नहीं है, ठीक है। PS माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू PS माइनस P0 अपॉन P0 इंटू ई रेज टू माइनस KT, ठीक है। ये आप क्या आएगी, अब इसमें आपको P की वैल्यू निकालनी है, आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो P की वैल्यू जो आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व कर दोगे, P आप इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लोगे, तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लोगे तो P इज इक्वल टू जाएगा PS अपॉन, ठीक है, 1 प्लस PS माइनस P0 अपॉन P0 ई रेज टू माइनस KT, ठीक है। अगर मैं PS माइनस P0 जो है, ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी, ठीक है, इस एंटिटी को अगर मैं A मान लो A है, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बन के आ जाएगी P इज इक्वल टू PS अपॉन, ठीक है, 1 प्लस A रेज टू A इंटू ई रेज टू माइनस KT, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है, समझ में आया। अब इसको में क्या करना है, आपको इसमें A की वैल्यू चाहिए और PS की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, PS की वैल्यू चाहिए और P0 तो पता है, तो आपको सैचुरेटेड पॉपुलेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मैकलिन बोल के एक मैथमेटिशियन था, उसने बताया था, ठीक है, उसने बताया था, मैकलिन बोल के मैथमेटिशियन, ठीक है। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आपको होमवर्क है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मैकलिन बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने ये निकाला था, देखो, ठीक है। तो मैकलिन ने क्या बोला था कि अगर मैं t इक्वल टू T0 अगर 0 है और T1 और T2 जो है वो T2 जो है वो 2 टाइम्स T1 है, तो मेरे देखो आपको दो वैल्यू चाहिए, T0 T1 और T2, ठीक है। T0 आपका 0 रहेगा, T1 मान लो आपका 10 रहेगा और T2 उसका डबल रहेगा, 20 रहेगा, मान लो, ठीक है, ऐसा रहेगा। या T2 के T1 रहेगा, T2 इक्वल टू T1 रहेगा, यहाँ तक आपका P0 रहेगा, P1 रहेगा और P2 रहेगा। अगर आपको ये तीन वैल्यूज पता है ना, ये तीन वैल्यूज, ये 6 सेट ऑफ 3 और 3 6 सेट ऑफ वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली PS की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, A की वैल्यू निकाल सकते हो और K की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, K की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो कैसा, इसको निकालने के लिए मैं आपको यह देता हूँ होमवर्क, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने जो इक्वेशन वहां पे डिराइव की थी, ठीक है, मैंने वहां से जो इक्वेशन डिराइव की थी, आप उसी इक्वेशन को यूज करके आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा,
ठीक है, इजीली निकल जाएगा, ट्राई तो करो एटलीस्ट। PS इज इक्वल टू, जो मैंने इक्वेशन बताया था, P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस A e रेस टू माइनस KT। अब देखो इसमें करना क्या आपको, e रेस टू माइनस KT। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको t इज इक्वल टू क्या करना है, t इज इक्वल टू T1 डालो, ठीक है, कितना होता है, एंड t इज इक्वल टू T1 डालो, एंड t इज इक्वल टू 2T1 डालो, ठीक है। दो इक्वेशन डालो, दो इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करके एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू ये है, PS माइनस P0 अपन P0, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू डाल दो, सब कुछ वैल्यू डाल दो, दोनों को कंपेयर कर दो इक्वेशन को, ठीक है। और आपको एक में P1 मिलेगा, एक में P2 मिलेगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आपको एक चीज, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन पूरा, आपको जो PS की वैल्यू रहेगी वो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। मैं आपको डेफिनेटली, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम नहीं, तो मैं उसका भी ये आया कैसे है, मैं आपको उसका भी डेरिवेशन करवा देता, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, इजीली आ जाएगा, सॉल्व ट्राई करके देखना, आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रटना मत, अगर आप सॉल्व करके देखो तो आपको याद इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा PS माइनस P0, ठीक है। और ये K क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन ने देखो ये निकाला था ना, K इक्वेशन निकाला था, एक याद है आपको, कैसे निकाला था, PS माइनस P0, PS माइनस P अपॉन P, ठीक है, PS माइनस P अपॉन P इंटू P0, ठीक है, अपॉन PS माइनस P0। अपन ने एक इक्वेशन निकाला था, याद आपको, ऐसा एक इक्वेशन निकाला था अपन ने, ठीक है, इज इक्वल टू अपन ने एक निकाला, इज इक्वल टू अपन ने क्या कहते हैं, इज इक्वल टू अपन ने ये किया था ना, क्या था, इज इक्वल टू ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ PS माइनस P ऐसा निकाला था अपन ने, इज इक्वल टू माइनस KT था, ठीक है, माइनस KT था। तो आपको भी क्या करना है, आपको इसी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपको यहाँ से आपको K की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है आपको, K की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकाल सकते हो, K की वैल्यू T से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे T आप क्या यूज करें, फॉर एग्जांपल आपने अगर T1 यूज किया तो यहाँ पे पॉपुलेशन P1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने T2 यूज किया तो पॉपुलेशन P2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो अपन ने एक इक्वेशन डायरेक्ट किया था, बस उसी इक्वेशन से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये K, A और P, आपको अगर ये वैल्यूज पता चल जाती है तो आपको फिर क्या करना है, आप वो वैल्यूज को उस इक्वेशन में डाल सकते हो, और आप फ्यूचर में क्या होगा, 2021 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही इक्वेशन अगर आपने देखा, ये क्वेश्चन है 1991, तीन डेटा दिए हुई है, सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालना है, इक्वेशन लॉजिस्टिक कर 2021, देखा ना, ये आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डाल देना, कर लेना सॉल्व, आ जाएगा, ये 2021 का पॉपुलेशन को निकल जाएगा, ठीक है। अगर डेटा अगर इस फॉर्म में दिया रहा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर डेटा अगर इस फॉर्म में दिया रहा तो आपको PS P0 सिलेक्ट करना है। तो ये मान लो ये आपका PS0 है, तो ये कभी अगर मान लो ये ऑड डिजिट्स होंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा दिया रहेगा तभी ये हो सकता है। तो ये आपका PS रहेगा, ठीक है, ये आपका P0 रहेगा, ठीक है। फिर 30 साल का डेटा लेना है, फिर 1945 1975, तो ये आपका P1 रहेगा, ठीक है, एंड ये आपका P2 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आपको सिर्फ तीन वैल्यू का पता चल जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका PS P0, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन दिया होगा, आप इसको देख लेना, सॉल्व करना है, ठीक है। फिर सेम आपको मैंने ये होमवर्क दिया 2021 31 41 ये डेटा यूज करना है, आपको ये निकालना है, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको कर लेना, ठीक है। सो इन दिस वे वी फिनिश दिस यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा, आई होप सो आप अटेंडेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 1 PM वाले क्लास में, ठीक है, दोनों क्लास का अटेंडेंस साथ में लेंगे, ठीक है। सो मुझे बताना आप लोग बाद में, ठीक है, कि ये ऐसे टाइप की जो चीजें हैं, मेथड्स हैं, आपको बताया किसी ने आज तक कि आपने ये मेथड पहले पढ़ा था, आई होप सो दैट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इस मेथड को, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि दैट ये चीज आपने नहीं पढ़ा होगा, सो ये पहली बार अपने लॉजिस्टिक कर्व पढ़ा होगा, सो दिस ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अटेंडेंस भी ले लेंगे एंड वाटर एडवांस ट्रीटमेंट वाटर का भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। फ्रॉम टुमारो डे आफ्टर